गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है कि सपोज कर लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे कोई पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, बड़ा चार्ज है कोई, और उसकी कोई फील्ड होगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अपनी। उसकी फील्ड में अगर मैं एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रख दूं प्लस क्यू नोट, ये बड़ा सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, इसकी फील्ड में अगर मैं एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रख दूं पॉजिटिव चार्ज, तो होगा क्या कि बड़े चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती हैं वो इसको धक्का देती हैं। जब धक्का देंगी तो ये मूव करेगा। मान लीजिए ये मूव करके कहां पहुंच गया है, इधर पहुंच गया। तो ये जो रास्ता है, जिस रास्ते में ये चला, इस रास्ते को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो आप इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ जहां भी किसी पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे, वो पॉजिटिव चार्ज जो छोटा वाला जो होगा उसको धक्का लगेगा। तो जिस रास्ते से वो चलेगा, जिस पाथ के अलोंग वो मूव करेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या बनी? हमारे पास डेफिनेशन बनी, ये मैं लिख देता हूं यहां पे। ये मैंने लिखा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेफिनेशन, इट इज द पाथ अलोंग विच unit positive charge would move if it is free to do so। ये वो रास्ता है, it is the path, ये वो रास्ता होगा, लाइन जो है वो रास्ता है along which, जिस रास्ते से होते हुए एक पॉजिटिव चार्ज जो है, ये कौन सा है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज would मूव करेगा। अगर ये फ्री हो मूव करने के लिए, तो जिस रास्ते से मूव करेगा उस रास्ते को, उस पाथ को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब मान लीजिए कि ये मूव कर रहा है और ये रास्ता इस तरह से मूव किया। कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा था और उसको फोर्स लगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो यहाँ से इस तरफ मूव कर रहा है। तो अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? तो अगर इस पॉइंट पे मैं बोलूं कि इस पॉइंट पे जब चार्ज पार्टिकल पहुंचा तो डायरेक्शन क्या थी, जब यहाँ पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन क्या थी, तो हम क्या करते हैं डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी होती है वहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट का मतलब है स्पर्श रेखा, ऐसे इसको बोलते हैं टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट है ये बता रहा है कि इस पॉइंट पे जब टेस्ट चार्ज था तो उसकी डायरेक्शन ये थी। जब टेस्ट चार्ज यहां पहुंचा तो इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये डायरेक्शन थी। जब ये इधर था तो इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो डायरेक्शन ये थी। तो आप देख रहे हैं कि कर्व्ड सरफेस में अगर मूव करता है, इसका पाथ अगर कर्व्ड होता है, तो उस टाइम पे उस कर्व सरफेस पे, कर्व पाथ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करके इसकी डायरेक्शन का पता कर सकते हो। अब बात करते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये फिगर आपकी किताब में दिया होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। तो एक साइड आप देख रहे हैं बना यहाँ पे पॉजिटिव और उससे एरो निकल रहे हैं बाहर की तरफ, और दूसरी तरफ रखा हुआ है नेगेटिव, यानी नेगेटिव चार्ज है, उसमें एरो आ रहे हैं अंदर की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज में एंटर करेंगी। पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव में एंटर कर रही हैं। दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं ये हमेशा जो है पॉजिटिव के ऊपर देखिए या नेगेटिव के ऊपर देखिए, हमेशा नॉर्मल एंटर करती हैं और नॉर्मली ही निकलती हैं, परपेंडिकुलर निकलती हैं। ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव चार्ज जो से निकलेंगी पॉजिटिव चार्ज से भी, और नेगेटिव चार्ज के में जब ये लाइन जाएंगी तब भी कैसे जाएंगी, नॉर्मली ही जाएंगी। यानी पॉजिटिव चार्ज से ये रेज हमेशा ऐसे ही निकलेंगी, ऐसे नहीं निकलेंगी, ऐसे नहीं निकलेंगी। इसके सरफेस के साथ 90 डिग्री होना चाहिए, तो ऐसे निकलेंगी। यहां से निकलेगी तो इस तरह से निकलेगी। आप यहां से ऐसे नहीं निकाल सकते हो, यहां से ऐसे नहीं निकाल सकते, रेज एक गलत हो जाएगा। तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज में जब एंटर करेंगी तो वो एंटर सरफेस के नॉर्मल करेगी। ये सरफेस के नॉर्मल ऐसे, यहाँ सरफेस के नॉर्मल ऐसे, यहाँ सरफेस के नॉर्मल ऐसे, यानी 90 डिग्री बनाती हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से रेज बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज के अंदर एंटर करती हैं, पर नॉर्मली एंटर करती हैं। अगर हमारे पास दो चार्ज हों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से इस तरह से रेज निकलती हैं बाहर को, पॉजिटिव चार्ज से इस तरह से रेज निकलती हैं। तो और यहां से भी निकलेंगे रेज, और नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं।
तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से जो रेज निकलेगी वो कहाँ चली जाएगी, सीधी नेगेटिव में, क्योंकि पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव में। जो पॉजिटिव में यहाँ से निकल रही हैं वो भी मुड़ के कहाँ पहुँच जाएंगी, नेगेटिव में। जो पॉजिटिव यहाँ से निकलेगी वो कहाँ पहुँच जाएगी, नेगेटिव में। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से जो भी निकलेंगी वो कहाँ चली जाएंगी, नेगेटिव में। यानी पॉजिटिव चार्ज से रेज निकलती हैं और नेगेटिव के बीच में एंटर करती हैं। तो रेज निकलती है पॉजिटिव चार्ज से और एंटर करती है नेगेटिव में। तो ये पॉजिटिव से निकलना और नेगेटिव में चल जाना, इसको हम बोलते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं लॉन्गिट्यूडिनली। वो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों रखेंगे तो एक दूसरे यहाँ से रेज निकलेंगे और यहाँ पे एंटर कर जाएंगे। तो उसको बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली, लॉन्गिट्यूडिनली। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक चार्ज रख लेते हैं पॉजिटिव और दूसरा भी चार्ज आप रख लेते हैं पॉजिटिव, तो क्या होगा? तो ये होगा कि यहां से तो पॉजिटिव रेज निकल गई, ठीक है, यहां से रेज निकल गई, यहां से रेज निकल गई, यहां से निकल गई, यहां से निकल गई, यहां से निकल गई। जो यहां से निकलेंगी रेज, बहुत सारी निकलेगी, वो सारी की सारी जो इस तरफ मुड़ जाएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव को धक्का देंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव को धक्का देगी, ठीक है। तो आप देखेंगे इस तरफ से जो भी रेज निकलेंगी वो सारे पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेंगी, ऊपर चले जाएंगे, ये नीचे चले जाएंगे। तो इनको बोलते हैं लेटरल प्रेशर। तो जब ये दो पॉजिटिव चार्ज आते हैं या दो नेगेटिव चार्ज आएंगी तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाएंगे। कैसा प्रेशर? लेटरली प्रेशर। क्या करेंगी? लेटरली प्रेशर लगाएंगे दोनों। कब? जब दोनों सेम चार्जेस होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। और जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो कॉन्टैक्ट करेंगी, आपस में नजदीक आ जाएंगी और लॉन्गिट्यूडनली कॉन्टैक्ट करेंगे। अब ये है प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है द लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। कि लाइन ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में एंड हो जाती हैं, एंटर कर जाती हैं। नंबर 2 है द लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट एट ए नेगेटिव चार्ज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज से जब रेज निकलेंगी तो नॉर्मल निकलेंगी और जब नेगेटिव चार्ज में एंटर करेंगी तब भी कैसे एंटर करेंगी? राइट एंगल पे, यानी नॉर्मली एंटर करेंगी। तीसरा है द लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंडक्टर के बीच में लाइन ऑफ फोर्स हमारी जो है वो पास नहीं करती। मान लीजिए ये हमारे पास कंडक्टर है, तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था, उस पॉजिटिव चार्ज से जब ये रेज निकलती हैं, अगर कंडक्टर रख दिया, कंडक्टर का मतलब कोई भी धातु की चीज है, लोहे का रख दिया या कुछ भी रख दिया, ठीक है, लोहे का गोला रख दिया, तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जैसे यहाँ पे कंडक्टर के पास पहुंचेंगी तो आप देखेंगे कि यहाँ अंदर नहीं नजर आएंगी, यहां से निकल जाएंगी पर अंदर नहीं होंगी। तो हम ये बोलते हैं कि कभी भी द लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं, दे डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। वो कंडक्टर के बीच में से पास नहीं होती। इसीलिए ज्यादातर हम क्या करते हैं कि जो हमारी कार है, ठीक है, ये हमारी गाड़ी आ गई, तो ये गाड़ी जो हमारी है अगर थंडरिंग होती है, आसमान में बिजली चमक रही है, तो बोलते हैं कि जो पैसेंजर उसको गाड़ी के अंदर ही बैठे रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पूरी गाड़ी किस चीज की बनी होती है? लोहे की, टीन की, ठीक है, कंडक्टर होता है। और जब बिजली चमकती है तो जो इलेक्ट्रिसिटी, वो चार्ज जो आता है, वो चार्ज इसके अंदर एंटर नहीं करता है। तो ये सेफ होता है कि ड्यूरिंग थंडरिंग हमें किसी कंडक्टर के अंदर बैठना चाहिए, क्योंकि कंडक्टर के अंदर से लाइन ऑफ फोर्स जो है वो पास नहीं करती हैं। क्लियर? अब चौथा पॉइंट है द लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कि जो लाइन ऑफ फोर्स हैं ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्यों? लिखा आगे, इन केस टू लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन इट विल मीन that at that point electric field has two directions. As it is not possible, the lines of force can never intersect each other. मान लीजिए हमारे पास ये दो इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं, एक इलेक्ट्रिक लाइन ये है और एक इलेक्ट्रिक लाइन ये है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। तो अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, हम बोलते हैं क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि इंटरसेक्ट करती हैं, तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन होगी, एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन। तो कभी भी किसी पॉइंट की दो डायरेक्शन
नहीं हो सकती। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। उसके बाद हमारे पास इसका पांचवा जो प्रॉपर्टी, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइंस गिव द आइडिया अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए डिफरेंट रीजन, कि हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस कहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है, तो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक लाइंस के ऊपर। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस नजदीक नजदीक होंगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे ज्यादा स्ट्रांग है, जहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस दूर दूर होंगी वहां पे हमारी फील्ड वीक होगी। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस इस एरिया में, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की इस एरिया में नजदीक नजदीक है, एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस दूर दूर हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, यहाँ पे दूर दूर हैं, यहाँ पे नजदीक है। तो जहां नजदीक है वहां पे इलेक्ट्रिक लाइन, जहां पे नजदीक है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, जहां पे दूर दूर होंगी लाइंस वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, कमजोर होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब है अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज सेम, यानी ये अगर ये मान लीजिए ये है -5 कूलम और ये है +5 कूलम, यानी दोनों 5-5 हैं, पर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो हम बोलेंगे टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस व्हेन सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस, उनको आपस में सेपरेट करते हैं कुछ दूरी से, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको -q चार्ज और ये क्या है +q चार्ज, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मान लेते हैं 2a, लंबाई इसमें यहाँ पे r नहीं माननी है 2a माननी है, क्योंकि हमें आगे जो कुछ क्वेश्चन करने हैं उसमें इसके सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस लेना है। तो अगर इसको मैं a मानता हूं तो जब सेंटर से मैं यहां तक की दूरी लूंगा तो a का आधा लिखना पड़ेगा a/2, इस तरफ भी a/2 लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं पूरी लंबाई 2a लिखता हूं तो अगर इस सेंटर से यहाँ पे अगर मैं सेंटर में मान लो o लिखूं तो यहां से यहाँ की लंबाई कितनी होगी, तो आप बोलेंगे यहां से यहाँ लंबाई हुई a और यहां से यहाँ भी लंबाई कितनी हुई a, क्योंकि a + a 2a, तो ये हमें सॉल्व करना थोड़ा इजी रहता है। तो हम ये बोलते हैं कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। So two equal and opposite charges separated by a small distance constitute an electric dipole. ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो लेंथ है 2a जो लिखी हुई है, इट इज बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन भी होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, वो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो हम ऐसे लिखते हैं 2a और इसके ऊपर वेक्टर की लाइन लगा देते हैं, 2a इज द लेंथ, और इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द डाइपोल। ये जो 2a है इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब इसके आगे एक और टॉपिक है इसी में, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल और आगे है मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं P से, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। और ये क्या होता है, ये प्रोडक्ट है। ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसका जो चार्ज है -q + q, इनमें से किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, चाहे 5 लो इसका भी 5 है मैग्नीट्यूड। वैसे हम -5 और +5 बोलने पर जब मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो 5 है। तो इसका मैग्नीट्यूड लें और लेंथ लें, उनका मल्टीप्लाई करें, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड लें इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल, लेंथ ऑफ द डाइपोल। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज लो, चाहे +q वाला चाहे -q वाला, उसका मैग्नीट्यूड। So electric dipole is the product of the magnitude of either charge into length of the dipole. It is a vector quantity. और इसके यूनिट क्या होंगे, तो इसके डाइपोल मोमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी इसके यूनिट के होंगे, तो चार्ज के होते हैं कूलम, और 2a क्या है लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, तो कूलम मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इसका अगर डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला यहीं पे लिख देते हैं। तो चार्ज का कैसे लिखेंगे आप, डायमेंशन फॉर्मूला
चार्ज का आप लिखते हैं करंट इनटू टाइम, आपको पता है ना करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज क्या होता है करंट इनटू टाइम, तो करंट चार्ज की जगह लिखेंगे करंट इनटू टाइम इनटू 2a, ये जो लिखा हुआ है। तो करंट का जो डायमेंशन फॉर्मूला है उसको हम लिखते हैं एम्पेयर, टाइम का लिखते हैं t, और 2a क्या है लेंथ, 2a लेंथ का l, m यहाँ पे है ही नहीं तो m इक्वल टू 0। अब लिखेंगे कैसे, तो पहले m लिखते हैं, अब तो यहाँ पे लिखेंगे पहले m 0 फिर l फिर t फिर a और ये ब्रैकेट इस तरह से बंद। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी डाइपोल की वजह से। एक्सियल लाइन क्या होता है, एक्स एक्सिस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मान लीजिए जो आपके पास एक डाइपोल है, इसी डाइपोल में मैंने आगे लाइन खींच दी एक्स एक्सिस, ऐसे लाइन खींच दी अलोंग एक्स एक्सिस। इसी लाइन पे किसी पॉइंट पे मान लीजिए P इज द पॉइंट, इस लाइन पे पॉइंट है P, और उस P पॉइंट की सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से दूरी कितनी है, मान लीजिए R। तो इस P पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस डाइपोल। ये डाइपोल है, यहाँ पे माइनस चार्ज मैंने A पॉइंट पे रखा है, प्लस Q मैंने B पॉइंट पे रखा है। ये डाइपोल है, इसकी टोटल लेंथ 2a होती है, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ A और ये भी A, टोटल होगी 2a। तो एक्सियल लाइन में P पॉइंट पे मैंने ये रखा, और ये P पॉइंट जो है मान लीजिए डाइपोल के सेंटर से कितने दूर है, R है। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ऐसे लिख देता हूँ E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस डाइपोल, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी। अब यहाँ पे ध्यान से देखें कि ये जो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मान लीजिए इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। तो छोटा सा जो टेस्ट चार्ज रखा होगा उसको ये पॉजिटिव क्या करेगा, धक्का देगा। तो धक्का कहाँ लगेगा, आगे की तरफ, ठीक है। अच्छा, अगर ये चार्ज नहीं होता और सिर्फ ये नेगेटिव चार्ज होता, तो नेगेटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करना था, खींचना था अपनी तरफ, तो एरो इधर जाएगा। एक और चीज इसमें समझने वाली बात है, पॉजिटिव चार्ज क्योंकि P के नजदीक है इसलिए धक्का ज्यादा लगेगा, तो मैंने लाइन लंबी बना दी। और नेगेटिव चार्ज क्योंकि P से दूर है तो ये खींच रहा है, पर ये लाइन कम, यानी यहाँ पे फोर्स कम लग रही है। तो नेट फोर्स किस तरफ लगेगी, तो ये भी देखें। अब आपके पास मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक बॉडी है और उस बॉडी को कोई इस तरफ खींच रहा है और फोर्स लगा रहा है मान लीजिए 100 न्यूटन की, और उसी बॉडी को कोई इस तरफ खींच रहा है और फोर्स लगा रहा है 40 न्यूटन की। तो उस पर नेट फोर्स कितनी लगेगी, खुद सोचिए, उस पर नेट फोर्स कितनी लगेगी, 100 इस तरफ लग रही है, 40 इस तरफ लग रही है, तो नेट फोर्स लगेगी 60 न्यूटन, और लगेगी किस तरफ, इस तरफ, जिस तरफ ज्यादा फोर्स है, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक फोर्स लग रही है इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने ये ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज का रखा है, B पे रखा है, तो मैंने इसको बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B। और ये जो फोर्स लग रही है P पॉइंट पे, ये माइनस चार्ज की वजह से लग रही है जो A पॉइंट पे रखा है, तो उसको मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A लिख दिया। कई में ऐसे लिखा होगा E माइनस, यहाँ पे E प्लस लिखा होगा पॉजिटिव की वजह से, आप ऐसे लिख सकते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव या ए बी ऐसे लिख सकते हो। तो ए बी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट B, एंड E A इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट A। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, E B माइनस E A, क्योंकि ये ज्यादा ये कम है तो नेट कितनी लगेगी, E B माइनस E A। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट है, अगर मैं E टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूँ ये बताई है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आएगी, E B माइनस EA के बराबर आ जाएगी। तो इसमें हमें अब EB और EA निकालना है और उनको यहाँ पे हमने भरना है इस इक्वेशन में। तो सबसे पहले हम निकालते हैं EA फिर EB। तो EA फार्मूला क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला था 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला था। इस केस में यहाँ पे देखें P पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू A, तो आपका फार्मूला है 1/4πε0 इंटू P और A की वजह से। यहाँ पे चार्ज कितना है, -Q, पर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो आप लिखेंगे Q चार्ज है, बटा R स्क्वायर का मतलब यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, तो ये वाला R नहीं लिखना है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितना है, तो A से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है,
तो आप देखिए P से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है R। तो R में A जमा कर दो तो ये हो गया डिस्टेंस R प्लस A। तो आपने लिखा R प्लस A का होल स्क्वायर। उसके बाद वैसे ही आपने निकालना है AB। AB आपके पास आएगा 1/4πε0। अब AB देखिए यहां से AB निकालना है तो कितना आएगा AB, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट B। तो चार्ज कितना है Q, तो ये लिखिए Q। यहां B से P की दूरी कितनी है, तो B से P की दूरी तो दी नहीं है, ये R तो यहां से है। तो हमें पता है कि ये R है, इस R से A माइनस कर दो तो ये बच जाएगा BP। तो आप लिखेंगे R माइनस A का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस आ गई, ये टोटल R है, यहां से A है, तो इस लंबाई से इतना A काट दीजिए, बाकी लंबाई बच गई, वो बन गई R माइनस A स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज लीजिए और नंबर में 1 में भर दीजिए। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लूं, ये वेक्टर ना लिखूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखूंगा मैं, E इज इक्वल टू EB। EB कितना है 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस EA कितना है 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। अब यहां से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड E में कॉमन क्या है, कॉमन है Q कॉमन है 1/4πε0 भी कॉमन है, ये बाहर निकाल दिया और ये Q भी बाहर निकाल दिया। अंदर बच गया हमारे पास 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू ये Q अपॉन 4πε0 ऐसे लिख दिया। इस रकम को सॉल्व करने के लिए इससे इधर मल्टीप्लाई करो, इधर मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास आ गया R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई दोनों को प्रोडक्ट करो, तो A माइनस B और A प्लस B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इन दोनों का अंदर वाला को मल्टीप्लाई कर दिया, A माइनस B A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और आगे स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लगा दिए वैसे का वैसा। तो हमारे पास है E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0। इसको ब्रैकेट को खोलिए आप, तो आपके पास आएगा A प्लस B का स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB। उसी तरह से इसको खोलिए यहाँ पे इस अंदर वाले को, तो लिखेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, A माइनस B का होल स्क्वायर से खोलते हैं, ये आ गया आपके पास R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपके पास लास्ट में यहां पे आया E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 और इसके ब्रैकेट को खोल लीजिए आप। तो जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो आप ये देखें, ये माइनस जो है जब खुलेगा तो ये अंदर माइनस हो जाएगी रकम, ये भी माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी। तो ये जब माइनस होगी तो इससे कट जाएगी, A स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, इससे कट जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, 2RA ऐड हो जाएगा, बनेगा 4RA। बाकी ये सारा कट जाएगा ब्रैकेट खुलेगा तो, और ये R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो हमने एक अभी फॉर्मूला पढ़ा था डायपोल मोमेंट का Q इंटू 2A। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं 1/4πε0 और ये Q और यहां से 2 लेते हैं और A लेते हैं, तो आपके पास क्या आएगा Q इंटू 2A, अलग कर दिया 2A। अब 2 बच गया, यहाँ पे 2R बच गया, तो मैंने 2R ऐसे रहने दिया और नीचे लिखा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो Q इंटू 2A क्या होता है, आइदर चार्ज इंटू लेंथ ऑफ द डायपोल होता है डायपोल मोमेंट, तो इसको हम P ले सकते हैं। तो हम इसको इसी इक्वेशन को हम लिखेंगे 1/4πε0 इंटू P और इंटू 2R डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हो। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे, ये आया हमारे पास 1/4πε0 और साथ में आया 2PR, 2 मैंने पहले लिख दिया, और नीचे है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पे लिखे तो अलोंग PX, डायरेक्शन क्या होगी अलोंग
पी एक्स। अगर मैं डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी में लिखूं, यहाँ पे वेक्टर लगाऊं तो इसके ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं पी के ऊपर, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग पी एक्स। कौन सा पी एक्स, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए इस डायरेक्शन में है, ई बी इस डायरेक्शन में है, ज्यादा वाली ये है, तो मैंने बोला जो ज्यादा वाली है 60, ये 100 है, ये 40 है, तो 60 टोटल बंडल किस तरफ है, इसी तरफ आएगी। तो इधर डायरेक्शन कौन सी आएगी, यही आएगी, यानी पी से एक्स की तरफ। तो मैंने ये लिखा कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी नेट, वो कहाँ आएगी, अलोंग पी एक्स आएगी। क्लियर। अब आपने, ये हमारा आंसर यहीं पे आ गया है। अब अगर इस पे एक छोटा सा स्पेशल केस है कि व्हेन डाइपोल इज ऑफ वेरी वेरी स्मॉल लेंथ, तो यहाँ पे है कि व्हेन डाइपोल इज ऑफ वेरी वेरी स्मॉल लेंथ, व्हेन डाइपोल लेंथ जो है बड़ी कम हो। तो ये जो आपके पास डाइपोल है, अगर इसकी लेंथ टोटल क्या है 2a, और ये P पॉइंट कहाँ है, यहाँ रखा हुआ है, इसका डिस्टेंस क्या है r। अगर ये डाइपोल छोटा हो, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ नहीं यहाँ होता, बिल्कुल छोटा होता, तो ये जो a है ये और कम हो जाएगा, ये a और कम हो जाएगा। तो जो रकम कम हो जाती है उसका स्क्वायर और कम हो जाता है। तो जो रकम छोटी है, यानी कि यहाँ पे बोलें इफ डाइपोल जब छोटा होगा तो a इज वेरी वेरी लेस देन r, यानी जब डाइपोल छोटा होगा तो उस डाइपोल का a जो है इसके r के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए इसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब है, तो देयरफॉर a स्क्वायर इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब है कि a स्क्वायर जो इसकी वैल्यू ना के बराबर है। तो इस इक्वेशन में आप a स्क्वायर बाहर निकाल दोगे, तो हमारे पास आएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, और ये r, और यहां से a स्क्वायर हटा दो क्योंकि छोटा है, और ये 2 2 जा 4, 4 से ये कट गया 3। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2p डिवाइडेड बाई r क्यूब। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई अलोंग पी एक्स। इसके अगर वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखें और मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो ये वेक्टर के निशान हटा दो, तो ये मैग्नीट्यूड में आ गया। ये जो मैंने यहाँ पे नेग्लेक्ट किया है, इसको आप मैं थोड़ा सा यहाँ समझा दूं कि मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 2 का आप स्क्वायर करते हो तो कितना आता है 4, यानी जो बड़ी रकम है उसको स्क्वायर करोगे तो बड़ा आएगा। अच्छा 2 की जगह यहाँ लिखा होता है 0.2, फिर उसको स्क्वायर करते तो कितना आना था, तो आना था 0.04। तो आप ये देख रहे हैं कि जब बड़ी रकम है उसको स्क्वायर करते हैं तो बड़ा आता है, 2 से बड़ा आ गया 4। पर जब 0.2 है, 0.2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 0.04, यानी ये तो और छोटा हो जाता है। तो छोटी रकम का जब स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाता है। तो हमने यहाँ पे बोला कि a जो है अगर मान लीजिए r से बहुत छोटा है तो इसका स्क्वायर जो और छोटा हो जाएगा, तो a स्क्वायर जो नेग्लिजिबल बन जाएगा। इसलिए हमने a स्क्वायर जो नेग्लिजिबल है उसको फिजिक्स में हम हटा देते हैं कि ना के बराबर इसको हटा दो, तो इसको हटा दिए तो हमारे पास ये आंसर आ गया।